गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो किया था द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब इसके अंदर हमने लोकसभा के बारे में इससे पहले पढ़ा था। अब इसके बाद हम जो है सेकंड पार्ट जो है इसका अपर हाउस, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट, सेकंड हाउस होता है जिसको हम अपर हाउस कहते हैं पार्लियामेंट का। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ मेंबर एंड इलेक्शंस प्रोसेस। इसका जो नंबर होते हैं यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं, और एट प्रेजेंट यहाँ पर 245 मेंबर्स जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं, इसके अंदर से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और इसके अंदर जो मेंबर्स जो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको चुनने का जो अधिकार होता है वो जनता का नहीं होता है, बल्कि ये सब जो अधिकार होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव के मेंबर्स ही इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही इनको सबको चुनते हैं। इसके अंदर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है, जिसके थ्रू इन लोगों को चुना जाता है। क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर, इसके अंदर जो है दो क्वालिफिकेशंस जो होती है वहाँ तो 25 इयर्स का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पर जो है मेंबर्स की जो एज है वो 30 इयर्स मानी जाती है। जो क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो लोकसभा के मेंबर्स जैसी ही होती है, बट इसके अंदर एज के अंदर डिफरेंस होता है। टेनर ऑफ मेंबर्स, यहाँ के जो मेंबर्स का टेनर्स होता है यानी कि कार्यकाल जो होता है वो 6 इयर्स का होता है, बट 1/3 जो मेंबर्स जो होते हैं उनको आफ्टर 2 इयर्स जो है वो हटा दिया जाता है, डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। ऑफिस बैरियर्स ऑफ राज्यसभा, देयर आर 2 ऑफिस barriers in Rajya Sabha, the chairman and the deputy chairman. The vice president of the India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. His tenure is of 5 years. Rajya Sabha elects one of its member as deputy chairman of term of 6 years. यानी कि यहाँ पर जो चेयरमैन है राज्यसभा का उसका जो टेनर है वो 5 इयर्स का होता है, और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है उसका जो टेनर होता है वो 6 साल का होता है, यानी वो 6 साल के लिए चुना जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, इसका जो पावर और फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट पावर होता है वो होता है लेजिस्लेटिव पावर। तो द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू क्रिएट लॉज कीपिंग इज विद नेशनल इंटरेस्ट। Parliament has the power to make laws on the subject mentioned in Union and concurrent list through the Union Parliament and the state assemblies. Both can make laws on the subject of the concurrent list. The Parliament are airy law overrides state legislative state laws in case of contention. Laws on the residual subjects can also be made by the parliament. अब यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है लेजिस्लेटिव के पास पावर होती है पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इनको 3 लिस्ट के अंदर बांटा जाता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट। इन लिस्ट के अंदर अलग अलग जो है जो वर्क होता है वो अलग अलग तरीके से इनके अंदर बांट दिया जाता है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इसके पास पार्लियामेंट के पास एक अधिकार होता है, और वो अधिकार के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है पावर वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना, यानी कि जो संविधान है उसके अंदर संशोधन करना, क्या सुधार करना है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा कानून रखना है या कुछ और उसके अंदर जोड़ना है, ऐड करना है, निकालना है, ये सब करने का जो अधिकार होता है वो सब होता है पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स से रिलेटेड यहाँ पर बीइंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, इंडियन पार्लियामेंट holds absolute power on the national finance, and any work related to income and expenditure will not be performed till the budget proposed by the finance minister is approved by the parliament. इसके अंदर क्या बताया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो ये अधिकार रखता है कि किसको कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, यानी कितना खर्चे के लिए दिया जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, वो सब अधिकार जो होता है वो सब पार्लियामेंट के पास होता है।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द parliamentary system has been set up by the Indian Constitution. So according to Constitution, the Union Executive, that is the Cabinet, is accountable to the Parliament. The Cabinet can remain in office till it has support the confidence of the majority in the Lok Sabha. The Parliament can hold control over the executive in different ways. तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके पास मौजूद होते हैं, क्योंकि भारत का संविधान जब बनाया जाता है तो एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली जो इन डिफरेंट वे से पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग तरीक़ों से उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका इलेक्टोरल पावर। बाय थ्रू द आर्टिकल 54 electoral power have been granted to the parliament elected member of both the houses of parliament are part of the electoral board constituted for the election of the president. According to article 66, the elected member of both houses of parliament elect the vice president. जो इलेक्ट्रोल से संबंधित जो पावर्स जो होती हैं वो 54 आर्टिकल के तहत इसके अंदर बनाया जाता है, उसको पार्लियामेंट को दिए गए हैं। और यहाँ पर उसके दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को अधिकार होता है। और जो आर्टिकल 66 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स को चुना जाता है, और वो चुनने का जो अधिकार होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार होता है। नेक्स्ट इसका आता है 6 पॉइंट, वो है आपका मिसलेनियस पावर्स। इसमें फर्स्ट है आपका बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पास द इम्प्लीमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसमिस हिम। इन द सेम वे बोथ ऑफ द हाउसेस कैन पास द प्रपोजल टू डिसमिस द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉम्पिटेंस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की जो कहने का मतलब ये है कि बोथ ऑफ हाउसेस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को अधिकार है कि वो स्पेशल प्रोविज़न के तहत संविधान में होने वाली जो बातें हैं उसको डिसमिस भी कर सकती है। और उसके साथ साथ जज जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उसके सामने ये प्रपोज़ल रखा जा सकता है कि मेजॉरिटी के साथ प्रपोज़ल रखा जा सकता है कि किस चीज़ को किसको प्रेसिडेंट रखना है, वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से रखना है, किस तरह से कौन सी चीज़ लोकसभा में अप्रूव होगी, कौन सी चीज़ राज्यसभा में अप्रूव होगी, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है फॉर द effectiveness of the emergency declared by the president, approval of both the houses is needed. The president rule is exercisable for 6 months at a time still if there is a need. It can be extended up to 6 months, but for this the assent of both the houses of parliament would be compulsory. तो यहाँ पर जो एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू, उसको अप्रूवल करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के पास जो है अपना प्रपोज़ल भेजता है, और सिर्फ उसके पास 6 महीने का वक्त होता है कि उसके लिए वो क्या इसका अपना फ़ैसला दे रही है। तो पार्लियामेंट ये अपना फ़ैसला देती है और उसके थ्रू ये तय किया जाता है कि इमरजेंसी पावर्स जो है वो लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे।